So I'll tell you an interesting story about Indian Army. ठीक है? So before we start the class, I'll tell you something interesting about the army. सुनना है? Yes, sir. Okay. So this is about partition of India. ठीक है? So as you all know कि 1947 में जो है इंडिया का पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान ऐसे दो कंट्रीज बने. ठीक है? तो ये साइन हुआ था 3 जून 1947 के दिन. ठीक है? 3 जून 1947 के दिन ये पार्टीशन प्लान साइन हो गया था. ठीक है? उस टाइम पे हमारे इंडिया में जो लास्ट वाइसरॉय थे, वाइसरॉय मतलब जस्ट लाइक वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर नाउ. तो अंग्रेज जब हमें रूल करते थे तो दे हैड अ वाइसरॉय. तो जो हमारे लास्ट वाइसरॉय थे वो थे माउंट बैटन, लॉर्ड माउंट बैटन बोलते थे. ठीक है? तो ही बेसिकली साइंड द पार्टीशन प्लान और ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज माउंट बैटन प्लान. सो माउंट बैटन प्लान से इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग वो बन गए. ठीक है? सो इंडिया एंड पाकिस्तान का बंटवारा हो गया. जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इससे पहले तक जो आर्मी थी तो एक ही आर्मी थी ना. सो इंडियन आर्मी जो पहले हुआ करता था पार्टीशन से पहले एक ही हुआ करता था. सो अब जब दो कंट्री बन गए तो दोनों को आर्मी देनी पड़ेगी ना. सो कुछ सोल्जर्स इंडिया की तरफ रहेंगे, कुछ पाकिस्तान की तरफ रहेंगे. ठीक है? सो ऑल द सोल्जर्स हैड अ चॉइस. ठीक है? सो मोस्टली व्हाट हैपेंड, मोस्टली तो मुस्लिम सोल्जर्स थे. मोस्टली द मुस्लिम सोल्जर्स साइडेड विद द पाकिस्तान. मतलब 90-95% जो मुसलमान जो सैनिक थे वो पाकिस्तान की तरफ चले जाते, इंक्लूडिंग द ऑफिसर्स ऑल्सो. ठीक है ना? बट वन जेंटलमैन कंटिन्यू टू स्टे इन इंडिया. ठीक है? जब चॉइस दिया था तो चॉइस के हिसाब से तो कोई भी कहीं पे भी जा सकता है. सो वन मुस्लिम जेंटलमैन कॉल्ड एज जनरल ब्रिगेडियर, जनरल नहीं थे, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान. ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान. ये जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे ये इंडिया में ही रह जाते हैं. ठीक है? ही कंटिन्यूज टू स्टे एंड सर्व द इंडियन आर्मी. सो ही गॉट द कमांड ऑफ नौशेरा. जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है नौशेरा, सुना होगा, न्यूज में आता रहता है नौशेराओं में आतंकी हमला ये वो. ठीक है? जो अभिनंदन का जो डॉग फाइट हुआ था, यू माइट बी नोइंग कि वो जो थे ना हमारे विंग कमांडर अभिनंदन, उन्होंने डॉग फाइट किया था. ठीक है? एक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के साथ जो है उन्होंने लड़ाई की थी बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पे 2 साल पहले. सो वो नौशेरा में ही हुआ था. दैट स्ट्राइक टुक प्लेस इन नौशेरा. ठीक है? वो नौशेरा में हुआ था. सो बेसिकली मोहम्मद उस्मान को, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जो है नौशेरा का जो है लीडर बना दिया गया था. सो व्हाट हैपेंड इज इंडियन जो थे, इंडियन यूज्ड टू सी कि ये जो ब्रिगेडियर उस्मान है ये भले ही इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं लेकिन क्या है कि ही इज फेवरिंग द पाकिस्तानी साइड, ऐसा इनको लगता था. ठीक है ना? बट व्हाट हैपेंड इज जस्ट 1 year लेटर द इंडिपेंडेंस 1948 पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया. ठीक है? एंड नौशेरा वाज अंडर अ लॉट ऑफ फायर. ठीक है? नौशेरा के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया गया. सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंड इज ब्रिगेडियर उस्मान गॉट अ चांस टू शो हिज पेट्रियोटिज्म. तो उन्होंने नौशेरा को जो है बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके से सेव किया. ठीक है? सो बहुत ही खतरनाक तरीके से 1948 में ही गैलेंटली फॉट. ठीक है? एंड ही सेव्ड नौशेरा. ठीक है? फर्स्ट अटैक में. सो इट प्रूव दैट कि ही इज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि है तो मुसलमान लेकिन इंडियंस के तरफ ही वो अपना झुकाव रखते हैं, पाकिस्तान की तरफ नहीं. ठीक है? इससे बहुत क्लियर हो गया. So now what happened is in the Indian army everyone in the morning used to come and greet good morning, good afternoon. ये अपने अपने भाषा में, जैसे रेजिमेंटल वो रहता था जो अपने राजस्थानी लोग होते थे वो खन्ना कमी यानी हम जो है वो वैसा ग्रीट करते थे.
ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट के थे वो लोग अपनी भाषा में करते थे, जो नॉर्थ इंडियन थे वो अपने भाषा में करते थे। सो मोहम्मद उस्मान जी ने क्या किया था, उन्होंने इस ट्रेडिशन को रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि यू आर सर्विंग द इंडियन आर्मी, you are not serving Rajasthan, or you are not serving Northeast, or you are not serving North India. You are serving the Indian Army. Hence, you should greet everyone Jai Hind. So you must have seen कि इंडियन आर्मी में हर कोई जो है जय हिंद बोलता है, फोन भी करता है जय हिंद साहब। ठीक है, सो ये जो ट्रेडिशन आज हम लोग फॉलो कर रहे हैं जय हिंद बोलने का, ये मोहम्मद उस्मान ने किया था। However, just next year 1948 Pakistan attacked again, and this time Nowshera was again under tremendous fire, and everyone knew कि मोहम्मद उस्मान वहां के जो है वो लीडर है। ठीक है, सो इस बार जो है वो लोग उसी प्रिपरेशन से आए कि मोहम्मद उस्मान बहुत ही खतरनाक ऑफिसर है, एंड दे हैड सेंट अ लॉट ऑफ फोर्स। तो नौशेरा में जो है लड़ाई करते करते मोहम्मद उस्मान की मौत हो जाती है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की। सो फ्रॉम दैट टाइम ही इज कॉल्ड एज नौशेरा का शेर, या शेर ऑफ नौशेरा। So the similar tradition we also follow in our class. Whenever you join the class or whenever you are ending the class, we generally greet each other Jai Hind. Okay, so in the morning as you came and you said good morning sir, so we would appreciate if the trend becomes Jai Hind, right? So everyone here, what do you need to say? Jai Hind. Great. So Jai Hind everyone. So now we'll be beginning with the class. Okay, so the topic that we left yesterday. So far what is the story? So far what we have seen? So far we have seen कि यूरोपियंस इंडिया में आ रहे हैं। कौन कौन आ चुके हैं? पोर्तुगीज आ चुके हैं और खत्म भी हो चुके, डच आ चुके, और कल हमने इसका भी खत्म कर दिया था, ठीक है ना, इन द बैटल ऑफ बिदर। उसके बाद इंग्लैंड भी हमने इंडिया में देखा कि आ चुके हैं, है ना, ऑन 24 ऑफ अगस्त 1608, 24th August 1608, yes, the England had come to India, right? सो पोर्तुगीज, डच, इंग्लैंड, ये तीन आ चुके हैं। अब हमने पोर्तुगीज के बारे में पूरा पढ़ लिया कि उसके फर्स्ट वाइस रॉय कौन थे, पहला फैक्ट्री कहाँ था, है ना, उसके बाद कौन से बैटल में इंग्लैंड ने हराया, कैसे उनके हाथ से बॉम्बे चला गया, कैसे सूरत चला गया, वी हैव सीन एवरीथिंग। डच देखा कि इंडोनेशिया में आए थे, 10 साल बाद पुलिकट में आए, पहला फैक्ट्री उन्होंने मसूलीपट्टनम में बनाया, देन दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया, then they started irritating the British, they killed their officers, they hijacked their ships, ठीक है, they downed their ships, and all those things happened. So because of that a full-fledged war happened, and in the battle of Bidar the British defeated Dutch, ठीक है। Now we are going to study in detail कि इंग्लैंड जो है इंडिया में कैसे आए, क्यों आए, कब कैसे क्या है रूल किया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अब एकदम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। So from here the story of English starts. तो ऐसा नहीं है कि 1608 में आए तो उसी के जस्ट पहले उन्होंने जो है ऐसा टिकट बुक किया, चलो इंडिया जाएंगे वेकेशन पे। इट डिड नॉट हैपन लाइक दैट। दे केम टू इंडिया विद अ लॉट ऑफ प्लानिंग। So how that planning took place and what kind of planning took place, that is what we are going to study now. So on 31st of December 1600, Queen of Elizabeth, ठीक है, जो क्वीन ऑफ एलिजाबेथ थी, she issued a charter. चार्टर का मतलब एक रॉयल फरमान, a letter by which they can establish their trading port in India. So 31st December 1600, Queen Elizabeth I issued a charter with rights of exclusive trading of the company named as, देखो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग से नहीं थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जो कंपनी इंडिया में आई थी उस कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, ऐसा, गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। पता नहीं ये कंपनी का नाम है या क्या है, पता नहीं, ठीक है, बट दिस इज हाउ दे केप्ट द नेम, ठीक है ना, गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, पैराग्राफ लिख दिया नाम के बदले, ठीक है। सो ये है नाम, उस कंपनी का नाम जो इंडिया में पहली बार आया था। ये बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बना, कैसे बना वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो क्वीन एलिजाबेथ I ने
31 दिसंबर 1600 पे एक चार्टर वो किया था, इशू किया था, जिसमें इस कंपनी को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इनको जो है उन्होंने राइट्स दिए थे कि आप इंडिया में जाकर अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हो, अपना ट्रेडिंग एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में इनको इनिशियली इनको 15 साल की मोनोपोली मिली। व्हाट डू मीन बाय मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब होता है कि पूरे इंडिया में अंग्रेजों का सिर्फ एक ही कंपनी सब कुछ बेचेगा, कोई दूसरी कंपनी उस मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाएगी। इससे क्या होता है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि सारे टेलीकॉम इंडस्ट्री बंद हो गए और सिर्फ जियो रहा मार्केट में, हम क्या बोलेंगे कि जियो के पास मोनोपोली आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो जियो के साथ एक एयरटेल है, ठीक है, और बाकी सब कुछ बंद हो गया, ठीक है, एयरटेल बचा और जियो बचा, तो इसको बोलते हैं डुओपोली। मोनोपोली मतलब एक ही, डुओपोली मतलब दो। और ऐसे बहुत सारे आ गए, जैसे बीएसएनएल है, ठीक है, उसके बाद अपना आइडिया है, आइडिया वोडाफोन, ठीक है। तो ये सारे जब एक साथ है देन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज ऑगियोपोली, ठीक है। ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है। सो ऑगियोपोली इज व्हेन मेनी कंपनीज इन द सेम बिजनेस आर डूइंग बिजनेस टुगेदर, ठीक है। जैसे अगर आप पुणे में रहते हो तो पुणे में आपको एबीसी पता होगा, अप्पा बलवन चौक, तो वहां पे बहुत सारे बुक के दुकान है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑगियोपोली। लेकिन अगर उधर एक ही बुक सेलर होता, देयर इज ओनली वन बुक सेलर हु इज सेलिंग ऑल द टाइप्स ऑफ बुक्स, और उधर मार्केट में और कोई दूसरा नहीं है, तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ, मैंने कहा सिर्फ एक ही मर्चेंट बेच रहा है सारा बुक, दैट विल बी एग्जांपल ऑफ मोनोपोली। यस, वेरी गुड। हरी बात समझ में? तो एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट, ठीक है, ऐसे सिर्फ एक दो लोग नहीं, एवरीवन नीड्स टू पार्टिसिपेट, देन ओनली मजा आएगा, वरना तो क्या है कि मैं ही बोलता रहूंगा, बोर हो जाऊंगा मैं भी, ठीक है ना। सो इनिशियली द मोनोपोली वाज ओनली फॉर 15 इयर्स व्हिच वाज indefinitely एक्सटेंडेड इन May 1909 1609 फॉर अ फ्रेश चार्टर। तो क्या हुआ कि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि इंडिया में हम पहली बार जा रहे हैं और कोई दूसरा यूरोपियन पावर इंडिया में है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे व्हाट्सएप का जमाना नहीं था ना, उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था ना, कि गूगल पे पहले टाइप कर लिया हु एल्स आर देयर इन इंडिया, तो उनको दिख रहा है कि अच्छा पोर्तुगीज भी है, अच्छा डच भी है, इनको दिख नहीं रहा था। सो दे आर जस्ट नोइंग दैट कि हम पहली बार जा रहे हैं और इंडिया को हम रूल करेंगे, ठीक है ना। बट ऐसा हुआ नहीं। जब ये इंडिया पहुंचते हैं पहली बार 1608 में, ठीक है ना, 1608 में व्हेन दे रीच्ड इंडिया, फ्रॉम हियर दे सेंट अ मैसेज टू द क्वीन कि भाई ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे हमने सोचा था कि हम ही जो है हम इंडिया को रूल करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पोर्तुगीज है और वो 100 साल से आके बैठी है, ये डच जो है हमसे 3-4 साल पहले आई है। सो दे आर ऑलरेडी एस्टेब्लिशिंग देयर फैक्ट्री एंड देयर बिजनेस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। तो ये 15 साल के मोनोपोली से हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमें और लंबा समय चाहिए अपने आप को इधर सेटल करने के लिए। तो क्वीन ने बोला कि अच्छा ऐसा क्या, ठीक है एक काम करते हैं, तुम्हारा जो मोनोपोली है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब अब क्या है कि इंग्लैंड से एटलीस्ट तुम्हारे लिए कोई दूसरा कंपनी नहीं आएगा तुम्हें compete करने के लिए। सो बेसिकली कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारे साथ, तुम अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जितना समय लेना चाहते हो ले लो। हरी बात समझ में? सो दिस इज हाउ व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया a charter was given by Queen Elizabeth on 31st December 1600, which gave the right to this governor and company of merchants of England trading into the East Indies the monopoly of establishing themselves in India. So initially the monopoly was given for 15 years, but in 1609 when the Britishers came to India and they told the Queen कि यहाँ पे हम लोग अकेले नहीं है, यहाँ पे 2 और यूरोपियन कंट्रीज और भी है, तो इनकी मोनोपोली को इनडेफिनेटली अनंत काल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है ना, ताकि अपने आप को इधर सेटल डाउन कर दे, ठीक है। तो इसके बाद देखो ब्रिटिश ने धीरे 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 इंडिया को कैसे कैप्चर किया। सो प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। सो कंपनी अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24th of August 1608 एट सूरत। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ जहांगीर, जहांगीर के अंडर में था, बताया था मैंने कल, ठीक है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ जहांगीर। इनिशियली ब्रिटिश कुड नॉट गेट परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत, ये भी कल हमने डिस्कस कर लिया था कि सूरत में फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का परमिशन नहीं मिला। सो व्हेन द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड द पोर्टुगीज नियर द सूरत कोस्ट, द एम्परर वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। हमने देखा था बैटल ऑफ सली हुई थी,
सो ब्रिटिश ने पोर्तुगीज को डिस्ट्रॉय कर दिया सूरत कोस्ट पे। सो एम्परर बड़े खुश हुए, जहां पे ना तो सीक्रेट वाला हो गया, ठीक है ना। सो एम्परर वाज इम्प्रेस्ड बाय द ब्रिटिश एंड ग्रांटेड परमिशन टू सेट अप देयर फैक्ट्री इन सूरत इन 1611। 1611 में परमिशन मिला, ध्यान दो, 1611 में परमिशन मिला, बट ये पूरा सेटअप होने में टाइम लगा, 1613 में सेटअप हुआ। तो द फैक्ट्री वाज फाइनली मेड इन 1613, परमिशन वाज ग्रांटेड इन 1611, ठीक है ना। एंड इसके बाद सूरत जो है इनका हेडक्वार्टर बन गया, ठीक है। 1611 के बाद दे मेड सूरत देयर हेडक्वार्टर, ठीक है। ब्रिटिश देन टैक्टफुली एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम द पोर्तुगीज। धीरे धीरे ब्रिटिश ने बॉम्बे को भी ले लिया अपने हाथ में, किससे? पोर्तुगीज से। कैसे? यहाँ पे लिखा है टैक्टफुली। व्हाट वाज द टैक्ट? किस तरीके से बॉम्बे एक्वायर किया पोर्तुगीज से ब्रिटिश ने? डाउरी से। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। So British tactfully acquired Bombay from the Portuguese and then they shifted their western headquarter to Bombay from Surat in 1689। तो समझो इस बात को। पहले क्या हुआ? पहले बैटल ऑफ स्वेली हुई। बैटल ऑफ स्वेली से क्या जीता? सूरत जीता। तो सूरत को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। तो धीरे धीरे पोर्तुगीज जब सूरत से हट गई तो उन्होंने बॉम्बे में अपना हेडक्वार्टर बनाया। तो धीरे धीरे इंग्लिश की नजर इनके ऊपर भी पड़ी, यार बॉम्बे तो और अच्छा है, हमें अब बॉम्बे भी चाहिए। अब बॉम्बे भी चाहिए तो उसके लिए उन्होंने डाउरी से वो छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 1687 में इस जगह को अपना हेडक्वार्टर बना दिया, सूरत का हेडक्वार्टर खत्म कर दिया। समझ में आई बात? तो इससे क्या है कि इससे हम ये कह सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट में दो इंपॉर्टेंट जगह इनके हाथ में आ गई, एक सूरत एक बॉम्बे। जिसके बाद पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे इन्होंने बहुत सारे अपने फैक्ट्रीज बनाए, गुजरात में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, गोवा में, उसके नीचे कर्नाटका में। सो दे मेड मेनी फैक्ट्रीज ओवर हियर एंड दिस इज हाउ दे कॉन्कर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। सो वेस्ट को कॉन्कर कर लिया। देखो, अब हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ हमारा नीचे का पार्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया का, ऊपर का पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस जमाने में हवाई जहाज नहीं चढ़ते थे, देयर वर नो एयरक्राफ्ट। सो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और अपने कंट्री से सामान लाना है और इंडिया में बेचना है तो आपको समुंदर चाहिए। तो जहां जहां पे समुंदर था वहां वहां पे इन्होंने अपनी टेरिटरीज बनाई। यस, वेरी गुड। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये नॉर्थ इंडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि वेस्टर्न कोस्ट वाज कॉन्कर्ड बाय द ब्रिटिश, धीरे धीरे सूरत, फिर बॉम्बे, फिर पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से साउथ और उसके बाद ईस्ट को इन्होंने कॉन्कर किया। तो साउथ वाला रीजन ये है, ईस्ट वाला रीजन ये है। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये एरियाज को भी इन्होंने कॉन्कर किया। बड़े चालाक थे, बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। ये जो अंग्रेज है ना, इनके दिमाग का कोई मेल नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा दिमाग लगाते थे। जैसे डाउरी वाला ही एग्जाम्पल देख लो, किस तरीके से डाउरी से जो है बॉम्बे ले लिया। अब देखो साउथ की बात कर रहे हैं, तो साउथ में दैट डे आई टोल्ड यू अबाउट गोलकोंडा। और गोलकोंडा का जो सुल्तान था, ही वाज अ यस मैन, हर चीज में हाँ कर देता था, ठीक है ना। सो व्हाट हैपेंड? सो ब्रिटिश डिड नॉट गेट परमिशन टू सेट अप देयर फैक्ट्री एट सूरत इनिशियली। तो इनको जब वहां पे परमिशन नहीं मिली तो दे हैड सेट अप देयर फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। दैट डे वी डिस्कस दैट। कल हमने मसूलीपट्टनम डिस्कस किया था। याद आ रहा है? यस। So we discussed about Masulipattnam. So they set up their first factory at Masulipattnam, which is near Tamil Nadu and Andhra Pradesh coast. तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे मसूलीपट्टनम ने उन्होंने ये कर दिया। लेटर दे सिक्योर्ड गोल्डन फरमान। लेटर दे सिक्योर्ड गोल्डन फरमान। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस गोल्डन फरमान? अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझो। अब जिस पीरियड की हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं ना, उस पीरियड में देयर वाज नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट। तो क्या था, अलग अलग एरिया को अलग अलग किंग रूल करते थे। मान लो ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ठीक है ना। तो इधर का एक किंग है, इधर का एक किंग है, इधर का एक किंग है। अब ये जो किंग है ये पूरे एरिया को रूल कैसे करता था? सो ही हैड डिस्ट्रीब्यूटेड द होल एरिया इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट्स लाइक दिस, ठीक है ना। यू कैन कॉल इट डिस्ट्रिक्ट, यू कैन कॉल इट स्टेट्स, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। सो एक किंग क्या करता था, वो सेंटर में बैठता था और पूरे के पूरे किंगडम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। और हर जगह का एक एक गवर्नर होता था। सो यहाँ का एक गवर्नर होगा, यहाँ का एक गवर्नर होगा, यहाँ का एक गवर्नर होगा। सो ये लोकल रूलर्स से आप कह सकते हो। राजा जो है पूरे के पूरे टेरिटरी का है और वो जो छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए वहां का गवर्नर है। अब हर गवर्नर क्या करता था, अपने एरिया में आने के लिए टैक्स लेता था।
लेट्स से आप पुणे से मुंबई जा रहे हो या मुंबई से पुणे आ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुणे से मुंबई जाने के लिए आपको टैक्स भरना पड़ेगा। मुंबई से मान लो आप कोल्हापुर जा रहे हो, उधर के लिए अलग टैक्स। अभी ऐसा नहीं होता ना, अभी एंटायर महाराष्ट्र का सेम है। आप महाराष्ट्र से गुजरात जाओगे तब टैक्स लगेगा, गुजरात से मध्य प्रदेश जाओगे तब टैक्स लगेगा, बट एटलीस्ट सेम स्टेट के अंदर तो टैक्स नहीं था ना। So that means, let's say कि someone wants to reach from this area which I am making black and reach to this area which I am making black on the other side, he has to travel through 1, 2, 3 and 4। वो भी मैंने यहाँ पे छोटा ड्रॉ किया है। वहां पे आप सोचो ऐसे 11-12 स्टेट्स को क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो हर चेक पोस्ट पे, उसको बोलते हैं जकत नाका, ठीक है, मतलब मराठी में इसको जकत नाका बोलते हैं। हर चेक पोस्ट पे आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। तो मान लो कि मेरे पास 100 रुपए की चीज है, ठीक है ना, आई हैव 100 रुपीज थिंग एंड आई वांट टू सेल इट अक्रॉस 11 ऐसे सच डिस्ट्रिक्ट्स। तो पहले डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में जाऊंगा, टैक्स भरूंगा, तो उसके ऊपर 5 रुपए लग गया मान लो, फिर दूसरे पे जाऊंगा और 5 रुपए, ऐसे करते करते 11 तक आते आते 100 रुपए की चीज, समझ रहे हो, ये तो डबल से ज्यादा रेट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये 100 रुपए की चीज के ऊपर हर जगह पे अगर मैं टैक्स भरता चलूंगा तो उसका कॉस्ट प्राइस बहुत बढ़ जाएगा ना। जब उसका कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा होगा तो उसका सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। तो अगर 100 रुपए की चीज वो नॉर्मली मार्केट में बेचता तो 110 पे बेचता, 10 रुपए का प्रॉफिट। अब जब वो 100 की चीज 200 की हो जाएगी तो उसको 20 रुपए कमाना पड़ेगा। तो आप सोचोगे यार 100 की चीज ये 220 में बेच रहा है, कितना महंगा, छी छी मैं नहीं दूंगा। तो इससे बिजनेस में लॉस होता है, ठीक है ना, इससे क्या होता है, बिजनेस में लॉस होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस व्हाट दे डिड, दे सिक्योर्ड गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान। तो सुल्तान से इन्होंने गोल्डन फरमान में क्या बोला, बोला कि अब हम जो है आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे, विल पे यू सर्टेन अमाउंट साल का। उसके बाद हमें पूरे स्टेट में कहीं पे भी अलग अलग टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो मैंने जैसे बोला कि सुल्तान यस मैन था, वो मान गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको जो है एक पास दे दूंगा। पास को कहते थे दस्तक। सो वेर एवर यू कम अक्रॉस दिस टर्म, आगे समझ जाना ये पास की बात हो रही है, इनको दस्तक दे दिए। तो वो एक चेक पोस्ट से दूसरे चेक पोस्ट पे जब जाते हैं उधर सिर्फ अपना पास दिखाते हैं। जैसे जस्ट लाइक आप टोल पे दिखाते होंगे, इफ यू आर बिलोंगिंग टू आर्मी फैमिली, तो हम लोग जब भी कभी भी टोल पे जाते हैं तो वहां पे अपन पास दिखाते हैं अपना आर्मी का कार्ड, वो छोड़ दे जाओ साहब, देखा होगा आपने। तो दैट पास इज जस्ट लाइक अ दस्तक, ठीक है ना, तो अपने को टोल नहीं भरना पड़ता। सिमिलरली दे डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स, दे कैन ट्रेड फ्रीली इन द साउथ। साउथ में ये लोग विदाउट पेइंग एनी टैक्स वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। इनसे क्या है कि इनकी जो प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं, जो गुड्स ये बेच रहे हैं वो सस्ता रहेगा। अगर सस्ता रहेगा तो उसको खरीदने वाले लोग होंगे, अगर खरीदने वाले ज्यादा लोग होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो इस तरीके से इनका प्रॉफिट बहुत बढ़ता गया। समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर सो फार? Okay. So now what happened? Now by this time Portuguese and the Dutch, they both are in India. ये दोनों को भी अपना खुद का बिजनेस चलाना है। So because of this what happened is इनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा। पोर्तुगीज जो है ब्रिटिश के शिप डुबा देते हैं, ब्रिटिश जो है डच के शिप डुबा देते हैं, डच जो है पोर्तुगीज और ब्रिटिश दोनों के शिप डुबा देते हैं। तो इनके बीच में इंटेंस राइवलरी चल रही थी। तो हुआ क्या कि मान लो ये एक मेरी लैंड है, इस लैंड पे मैंने यहाँ पे जो एक फैक्ट्री बनाया है, ये फैक्ट्री का एक दरवाजा है बस और कुछ नहीं। देर आर नो कंपाउंडिंग वॉल, देर इज नथिंग। सो कोई भी इंसान इस फैक्ट्री के अंदर घुसकर आराम से गोला बारूद से फेंक कर इस पूरे फैक्ट्री को डैमेज करके घर जा सकता है वापस, बिकॉज देर इज नो गार्ड, नथिंग। समझ में आ रहा है? सो बिकॉज ऑफ दैट नाउ व्हाट हैपेंड इज, ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, इंडिया तो उनका नहीं है ना, तो दे हैड गॉट राइट ओनली टू कंस्ट्रक्ट दिस फैक्ट्री। दे डिड नॉट गेट राइट टू कंस्ट्रक्ट अ कंपाउंड वॉल अराउंड दिस, ठीक है ना। तो अब जो यूरोपियंस थे वो इंडियन रूलर से मांग करने लगे कि हमारा जो सामान है इसको दूसरा कोई आके तबाह कर सकता है, इसलिए हमें आप यहाँ पे कंपाउंड वॉल बनाने दो। इस कंपाउंड वॉल बिल्डिंग को बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। तो अगर आप कोई भी एंशियंट फोर्ट पे जाओगे, ठीक है, जैसे अपना शनिवार वाड़ा हो गया, या महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे फोर्ट्स है, ऐसे दूसरे दूसरे में भी है, आपने देखे होंगे बहुत ऊपर ऊंचे ऊंचे दीवार होते हैं, पत्थर से बने हुए बहुत ही ऊंचे ऊंचे दीवार, देखे आपने। तो बेसिकली कंपाउंड वॉल आज के तरह सिर्फ दीवार का नहीं बनता है। दे यूज्ड टू मेक वेरी वेरी टॉल हाइटेड वॉल्स मेड अप ऑफ वेरी वेरी सॉलिड रॉक्स, जैसे शिवाजी महाराज बनाते थे अपने टाइम पे।
ठीक है ना। तो दे यूज टू मेक फोर्ट्स लाइक दैट। तो आज शनिवार वाड़ा जाओगे तो क्या लगेगा, वो एक फोर्ट जैसा है। वैसे ही ब्रिटिश चाहते थे कि वो लोग अपने चारों चारों तरफ से फैक्ट्री को ऐसे घेर दे और फोर्टिफिकेशन कर ले। लेकिन आप सोचो, घर आपका है, एक दिन आपके घर में एक गेस्ट आता है, वो आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, लेकिन वो बोलता है बहुत थक गया हूँ, मेरे को आज रात को रेस्ट करने के लिए थोड़ा जगह चाहिए। तो मैं अच्छा इंसान हूँ, मैंने बोला ठीक है, मेरे पास एक रूम एक्स्ट्रा है, तुम वहां पे सो सकते हो, गेस्ट रूम है। तो मैंने उसको उस बेड का जगह दिया सिर्फ। घर उसका नहीं है, वो रूम भी उसका नहीं है, लेकिन उस रात के लिए मैंने सिर्फ उसको वो बेड दिया सोने के लिए। तो अगले दिन उसको बेड बहुत मजा आया उस पर सोकर, वो बोलता है कि ये जो बेड की जगह है, ये मैं ही रहूंगा इधर, मेरे को इधर परमानेंट रहने दो। तो ठीक है, एक काम करना, मेरे को कुछ पैसे दे देना और ये बेड पे तुम सो सकते हो। रूम नहीं दिया मैंने अब तक, सिर्फ बेड दिया सोने के लिए। ठीक है ना। अब क्या करता है, क्या बोलता है कि एक काम करो, मेरे को रूम बहुत अच्छा लग रहा है, ये रूम मैं ही यूज करूंगा। और ठीक है, रूम का किराया दे, यूज करना, बट वो रूम तो मेरा ही है ना, आई हैव जस्ट गिवन ऑन अ रेंट। अब वो बोलता है कि मैं दरवाजा बंद कर दूंगा और तुम मेरे इस रूम में मत आना, ये रूम मेरा होगा। मतलब हद है भाई, घर मेरा, रूम मेरा, बेड मेरा, धीरे धीरे एक एक करके सब कुछ चाहिए इसको। सो अगर मेरे जगह आप होते तो आप अलाउ करते उसको? नहीं, कोई कौन अलाउ करेगा? नो वन वुड हैव अलाउड। ठीक है ना। यस। सो नो वन अलाउड। सो सिमिलरली यहाँ पे ये लोग पहले तो आकर बोलते कि हमें थोड़ा सा लैंड दो, हम बिजनेस करना चाहते, लैंड दिया। लैंड देने के बाद उसके ऊपर फैक्ट्री बना दी। फैक्ट्री बनाने के बाद बोल रहे हैं कि अब हम लोग कंपाउंड वॉल बनाएंगे और ये एरिया हमारा, और मैं इस एरिया का जयकांशी करें। ठीक है ना। सो नो इंडियन रूलर्स अग्रीड फॉर दैट। तो ये लोग क्या चाहते थे, ये लोग चाहते थे कि हम लोग फोर्टिफिकेशन करें। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ इंटेंस राइवलरी बिटवीन ऑल द यूरोपियन कंट्रीज। So there were frequent clashes between the British, Dutch and the Portuguese. So this way British asked the local rulers to allow them for fortification. लोकल रूलर से क्या बोला कि हमें फोर्टिफाई करने का परमिशन दो। ठीक है ना। तो कोई भी लोकल रूलर नहीं माना, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, नो वन अग्रीड। ठीक है। तो फाइनली मैंने कहा ना, बहुत दिमाग लगाते थे ये लोग। तो इन्होंने इंडिया में रहते रहते एक बात देख ली कि इंडिया के जो राजा है, वो हो सकता है अपने अपने प्रजा के लिए राजा रहे, लेकिन वो एक इंसान का पक्का गुलाम रहता है। गेस करो कौन? अगर वो अपने प्रजा के लिए राजा है ठीक है, लेकिन वो एक इंसान का हमेशा गुलाम रहता है, रानी का। क्या बात है, अखिलेश समझदार है। ठीक है। तो अंग्रेज जो थे वो समझ गए थे कि अगर हमें इनसे परमिशन निकालनी है तो इनसे कोई फायदा नहीं है, हमें जो है इनके रानियों को सही रखना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते थे, बहुत ही कॉस्टली कॉस्टली ये लोग गिफ्ट देते थे, कभी डायमंड, कभी डायमंड का नेकलेस, और दूसरे दूसरे कंट्री से लाते। ठीक है। तो ये लोग क्या है कि अफ्रीका में ऑलरेडी इनका कॉलोनी पहले से सेट था अफ्रीका में। अफ्रीका इज नोन फॉर रिजर्व्स ऑफ डायमंड, नोन फॉर देयर रिजर्व्स ऑफ गोल्ड और ये सब। तो वो लोग वहां से बहुत कीमती कीमती जो है इनको जो है ज्वेलरीज वगैरह गिफ्ट करते थे रानियों को, और बताते थे सी दिस इज 24 कैरेट गोल्ड इंपोर्टेड फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, बाप रे इतना महंगा, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो ऐसे ही बोलने वाली बात, इसकी क्या जरूरत थी, लेंगे तो सब कुछ। ठीक है ना, हम भी वैसे ही होते हैं ना, कोई कोई गेस्ट आता है, ये लो बेटा 500 रुपए, अरे आंटी जी इसकी क्या जरूरत थी, और इस तरफ से अपन 500 रुपए खींचते हैं। ठीक है ना। सो जस्ट लाइक दैट। So what happened is there was a British merchant called as Francis Day. ये जो है 1639 में राजा जो था इसका चंद्रगिरी का, चंद्रगिरी मतलब आज का तमिलनाडु, आज के डेट का जो तमिलनाडु है मद्रास, वहां का जो राजा था चंद्रगिरी का राजा, उसकी वाइफ को इन लोगों ने बहुत सारे कीमती गिफ्ट दिए और वहां पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन राइट्स हासिल कर लिया। ठीक है ना। सो ये जो फोर्टिफिकेशन था, ये इंडिया में इनका पहला फोर्टिफिकेशन था। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या, अंदर फैक्ट्री और उसके चारों तरफ से कंपाउंड वॉल। अब इनके सारे वर्कर वगैरह सब अंदर ही रहेंगे। यहाँ से सिस्टम आया क्वार्टर्स का। जैसे कोई भी आर्मी एरिया में आपका ऑफिस रहता है और आसपास उसके क्वार्टर्स होते हैं, ये सिस्टम यही से आया है। और आर्मी के भी चारों तरफ से एक दीवार होती है और उसके ऊपर लिखा रहता है ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड। सो इट इज जस्ट लाइक फोर्टिफिकेशन। तो कोई भी आर्मी एरिया में जो गेट होता है, उस गेट के चारों तरफ से जो कंपाउंड वॉल है ना, देखना उसके ऊपर लिखा रहता है ट्रेसपासिंग नॉट अलाउड। सो इट इज बेसिकली, वो गेट के अंदर एंटर करोगे तो वो उनका फोर्टिफिकेशन है पूरा। सो ये जो सिस्टम ऑफ फोर्टिफिकेशन इंडिया में आज हम लोग देखते हैं, ये अंग्रेजों से ही लिया है। वी हैव टेकन दिस फ्रॉम इंग्लैंड। समझ आ रही बात? सो
फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ बनी, फर्स्ट फोर्टिफाइड फैक्ट्री कहाँ बनी इनकी, मद्रास में, और वो आज के डेट में फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। आज अगर आप चेन्नई में जाओगे तो ये आपको दिखेगा एज फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। क्लियर है यहाँ तक? तो इनका फर्स्ट फोर्टिफिकेशन हो गया, राइट? एनी डाउट? सो गए? ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड? आफ्टर दिस देखो क्या होता है कि क्लास में मान लो टीचर ने आपका पेपर चेक किया और आपने कुछ लिखा है जो कि टीचर ने काट दिया, रॉन्ग दे दिया, और आपके साइड में जो बच्चा बैठा हुआ है सेम आंसर लिखा है लेकिन उसको 2 मार्क मिल गए, तो आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? आपके नंबर काट लिए, वही सेम आंसर आपके बाजू वाले ने लिखे, उसको 2 मार्क्स दे दिए। व्हाट डू यू डू? यू गो एंड टेल दैट कि मैम आपने उसको कैसे दे दिया, देखो उसने भी सेम आंसर लिखा है, उसको 2 मार्क्स दिए, मुझे क्यों नहीं दिए? तो सिमिलरली अब ये लोग क्या करने लगे, ये जो फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज बनाया ना, ये लोग एज अ क्या बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेके वो दूसरे राजाओं के पास गए, तुम क्यों नहीं परमिशन दे रहे हो, देखो वो राजा ने तो दिया, तुम भी दो। हरी बात समझ में? ऐसा कर करके पूरे ईस्टर्न कोस्ट में उन्होंने अपने फैक्ट्रीज फोर्टिफाई कर लिए। सो दे गॉट द राइट ऑफ फोर्टिफिकेशन फ्रॉम मेनी अदर किंग, शोइंग दैट कि चंद्रगिरी के राजा ने दे दिया, देखो। ठीक है ना? तो चंद्रगिरी का राजा क्या तुमसे ऊपर है? अगर आपने परमिशन नहीं दिया तो हम तो यही मानेंगे कि चंद्रगिरी का राजा तुमसे अच्छा राजा है। अच्छा ऐसा थोड़ी है, मैं अच्छा हूँ, मैं भी राइट्स दे सकता हूँ, दो ना फिर। तो ऐसे कर करके जो है इन्होंने फोर्टिफिकेशन राइट्स पूरे के पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे ले लिए। तो इस तरीके से इन्होंने ईस्ट को जो है अच्छे से कैप्चर कर लिया। ठीक है ना? अब बचा है बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह, दैट इज बंगाल। ठीक है? क्यों बंगाल? आज के डेट में जो आप वेस्ट बंगाल देखते हो बहुत छोटा सा स्टेट है, बट हम लोग जिस पीरियड की बात कर रहे हैं 1600s की, इस टाइम पे बंगाल बहुत बड़ा था। अब इसको इमेजिन करो, बंगाल जो आज के डेट में वेस्ट बंगाल वो तो है ही, उसके साइड में जो बांग्लादेश है वो भी वेस्ट बंगाल, वो भी बंगाल था, उसके नीचे जो उड़ीसा है वो भी बंगाल था, बिहार वो भी बंगाल था, झारखंड वो भी बंगाल था, आसाम वो भी बंगाल था। सो आसाम, बांग्लादेश, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, ये सारे एरिया मिलकर बंगाल था। सो इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 25% एरिया बंगाल का था। ठीक है ना? बिकॉज बंगाल जो है इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द मुस्लिम्स एट दैट टाइम। सारे के सारे जो मुगल्स थे उन लोगों ने बंगाल को अपना पूरा टेरिटरी बना के रखा था। ठीक है? ऐसा क्यों? इसके पीछे की वजह ये है, इसके पीछे की वजह ये है कि इंडिया उस टाइम पे पाकिस्तान को इंक्लूड करके था, लाइक दिस, इंडिया एट दैट टाइम। सो ये जो साइड है अफगानिस्तान वाला साइड, यहाँ से कॉन्स्टेंटली अटैक होता रहता था। ठीक है ना? तो यहाँ से क्योंकि कॉन्स्टेंटली अटैक हो रहा है, अगर दिल्ली को ये लोग अपना कैपिटल बनाएंगे तो दिल्ली यहाँ से पास है, दिल्ली को अटैक करना आसान हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई दे मेड दिस बंगाल टेरिटरी एज अ ह्यूज टेरिटरी एंड दे यूज्ड टू स्टे ओवर देयर मोस्टली। इवन दो बोलने के लिए तो मुगल का एम्परर आगरा में, दिल्ली में रहता था, बट मोस्टली दे यूज्ड टू कीप ऑल देयर ट्रेजर्स एंड एवरीथिंग इन बंगाल। सो बंगाल वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और इसका इंपॉर्टेंस अंग्रेज समझ रहे थे। दे वर अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लैंड। सो अगर ये इंडिया का 25% अपने हाथ में आ जाता है तो बाकी के एरियाज को कैप्चर करना भी मुश्किल नहीं होगा। सो दैट इज वाई विद दिस इंटेंशन दे वेंट टू बंगाल। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और हिस्ट्री देखो। 1526 में बाबर आते हैं और मुगल एम्पायर यहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है? मुगल एम्पायर जो है इंडिया में इस टाइम पे एस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है? इन 1526। नाउ बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब जो था ये इंसान था तो बहुत पावरफुल, बट इसने अपने पावर का सही ढंग से यूज नहीं किया। व्हाट हैपेंड इज दिस औरंगजेब वांटेड टू कैप्चर, पता नहीं क्यों, द डेक्कन एरिया। तो डेक्कन का मतलब महाराष्ट्र। ठीक है? और औरंगजेब के नाक में ये संभाजी महाराज ने, शिवाजी महाराज ने नाक में दम करके रख दिया। ठीक है ना? तो ये जो डेक्कन एरिया था, ये डेक्कन एरिया औरंगजेब को चाहिए था,
बट शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, दे डिड नॉट अलाउ औरंगजेब टू कैप्चर दिस एरिया एट ऑल। लेकिन औरंगजेब की जिद थी कि ऐसे कैसे नहीं दोगे। तो ये जो औरंगजेब है, ये औरंगजेब अपने आप को डेक्कन में शिफ्ट कर देता है। ही केम एंड सेटल्ड एट औरंगाबाद। तो ये जो नाम है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ये औरंगजेब की वजह से ही आया। तो अब क्या हुआ, ये नॉर्थ से हट गया, दिल्ली से हट गया, आगरा से हट गया, पूरे बंगाल से हट गया, हर जगह से हटकर ये आ गया अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। और यहाँ से सिर्फ मराठाओं के साथ लड़ता रहा कंटिन्यूसली। अब मान लो इंडिया का जो राजा है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में आके एक पर्टिकुलर दुश्मन के साथ लड़ रहा है, तो बाकी का पूरा एरिया कौन रूल करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ही विल नॉट बी एबल टू रूल दैट एरिया, है ना। एक से बिल्कुल क्लास चल रही है। यस क्लास चल रही है ना यार। अरे नहीं यार, भूल गया। नहीं, रात को ही ले लो। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब आ गया डेक्कन में। डेक्कन में कहा? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा? औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद से ये जो है, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे एंगेज था मराठाओं के साथ। तो पूरा का पूरा इंडिया फ्री था। तो पूरे के पूरे इंडिया में रूल करने के लिए इसने क्या किया, लोकल गवर्नर्स अपॉइंट किए। लोकल गवर्नर्स मतलब क्या, बंगाल का एक गवर्नर, राजस्थान का एक गवर्नर, उसके बाद ये अपने सदर्न इंडिया का एक गवर्नर। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोकल गवर्नर्स बन गए। इनको उनके भाषा में बोलते थे सूबेदार। तो दिस लोकल गवर्नर्स आर कॉल्ड एज सूबेदार। तो ये जब बंगाल में ये गए, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश गए, तो मुगल्स हैड डिसेंट्रलाइज देयर पावर इन इंडिया एंड अपॉइंटेड सूबेदार और गवर्नर फॉर वेरियस प्लेसेस। ठीक है, अलग अलग एरिया में उन्होंने सूबेदार अपॉइंट कर दिया। समझ आ रही बात? इज दिस क्लियर? ओके, so now what happened, Bengal was a huge province of India, hence the British wanted to capture this land। ठीक है, यहाँ पे अगर वो लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड बना पाए तो पूरे इंडिया को कैप्चर करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बंगाल के उस टाइम पे सूबेदार थे, उनका नाम था शाह सौजा। ठीक है, शाह सौजा वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल एट दिस टाइम। तो वो बंगाल में आए और बंगाल में आने के बाद उनसे ट्रेडिंग करने के लिए राइट्स मांगा। पहले सिर्फ ये ट्रेड से चालू करते हैं, सर हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ जाओ करो। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे हम फैक्ट्री बना सकते हैं क्या? हाँ बनाओ चलो। सर यहाँ पे फोर्टिफिकेशन का ये औकात है, मेरे बहुत हो रहा है तेरा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। तो पहले क्या है कि इन्होंने ट्रेडिंग राइट मांगी, ट्रेडिंग राइट मिल गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने फैक्ट्री सेटअप करने की राइट मांगी, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए भी राइट मिल गया। उसके बाद ये लोग जो गोलकोंडा में किया था ना, कि हम लोग अलग अलग एरिया में जाएंगे लेकिन हर जगह पे हमें जो है टैक्स नहीं भरना, तो हम आपको एक अमाउंट दे देंगे, साल का 3,000 रुपए देंगे, साल के 3,000 रुपए में हमारे सारे टैक्स आप माफ करवा दो। ये भी कर दिया। 1651 में शाह सौजा ने इनको एक्सक्लूसिवली राइट्स दे दिए कि आप कहीं पे भी जाओगे आपको अलग अलग टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, यहां तक भी कर दिया। ठीक है ना, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने दिया। हुगली में, कासिम बाजार में, इन सारे एरिया में इन्होंने अपने फैक्ट्री भी लगा दिए। लेकिन ब्रिटिश को जो है फोर्टिफिकेशन राइट्स बिल्कुल नहीं दिया। ठीक है ना, घर मेरा है, इसके ऊपर तुम्हें ट्रेडिंग करने दिया, फोर्ट्स बनाने दिए, तुम्हारे सारे हमने जो है टैक्सेस हटा दिए, दस्तक दे दिए, और कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है ना, तो फोर्टिफिकेशन राइट्स नहीं दिए। तो ब्रिटिश जो है वो चिढ़ गए, बोले ऐसे कैसे नहीं दोगे, पूरे के पूरे साउथ इंडिया में हम लोग फोर्ट बनाकर आए, तुम कैसे नहीं दोगे? तो ब्रिटिश ने इनको अटैक कर दिया। किसको? शाह सौजा को। शाह सौजा ने बोला अच्छा बेटा दिखाता हूँ मैं तेरे को। पूरे इंडिया के मुगल से इन्होंने आर्मी मंगवाई। ठीक है ना, और अच्छे से लाल बत्ती ले ली अंग्रेजों की। ठीक है, इनको सेंटर में बिठाकर पूरे के पूरे इंडिया के जितने ही मुगल थे सबने बैठकर बजाया। ठीक है ना, तो बहुत बहुत ही बुरी तरह हारे। सो ब्रिटिश बेसिकली अटैक देम। इन रिटर्न ऑफ दिस, ऑब्वियसली बात है, द मुगल्स डिफीटेड देम वेरी इजीली। क्योंकि अंग्रेज जो है इंडिया में जस्ट आई है, ये लोग पावरफुल नहीं है अभी इंडिया में, दे वर नॉट वेरी पावरफुल। सो सारे के सारे मुगल पावर इकट्ठा होकर इनको हरा देते हैं। हराने के बाद ऑब्वियसली बात है, अब इनके सारे के सारे फैक्ट्रीज बंद करवा दिए। बोले जितना दिया था उतना भी ले लेंगे तुमसे। तो इनके सारे फैक्ट्रीज बंद कर दिए। बट मैंने जैसे कहा कि ब्रिटिश बहुत चालाक थे। ये लोग क्या है कि दिमाग से काम करते हैं। ये लोग ऐसे गुस्से में नहीं आते कि नहीं अब तो हम बदला लेके रहेंगे, ऐसा नहीं। तो ये लोग क्या है कि एक आध साल के बाद ये लोग जाते हैं वापस उसके पास, क्या बोलते हैं, सास सौजा के पास, और उसके पैर पर गिरकर माफी मांगते हैं कि सर हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, हम समझते हैं, हमें बहुत पछतावा है। ठीक है ना, मगरमच्छ के आंसू रोने लग गए। ठीक है, और शाह सौजा मान गया। शाह सौजा ने बोला कि ठीक है, तो मैं दोबारा फैक्ट्री बनाने का राइट देता हूँ।
तो अब उनको एक फैक्ट्री बनाने का राइट दिया, बट बहुत दूर, सिटी से बहुत दूर, बर्धमान नाम की एक जगह है बंगाल में, वहां पे इनको फैक्ट्री बनाने के लिए मौका मिल जाता है। अब बहुत छोटी सी फैक्ट्री थी और ज्यादा कुछ उधर ट्रेड वगैरह हो नहीं रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक इंडियन था, एक लोकल था उधर का। इस लोकल को पता नहीं कोई ग्रज होगा, पहले से ही इसको अंग्रेज पसंद नहीं थे, जो भी है, इसने क्या किया, इनके इस फैक्ट्री पे जाके अटैक कर दिया। जैसे ही इस बंदे ने अटैक किया तो ये अंग्रेज भागते भागते आए साहस हो के पास, देखा, इसीलिए बोला था फोर्टिफाई करने दो, तुम्हारे इंसान ने देखो क्या किया, तुम्हारे लोकल आदमी ने हमारा फैक्ट्री बर्बाद कर दिया, हमारा और नुकसान हो जाता तो, अगर पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाता, तो अब हमको फैक्ट्री ये फोर्टिफाई करने का राइट्स चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे तो लगता है कि ये इंसान जो है ना, इन्होंने ही पैसे दिए होंगे, जाओ हमारा फैक्ट्री तोड़ो ताकि हमें फोर्टिफिकेशन राइट मिले। अब क्या है कि शाह सौजा क्या करेगा, लोकल इंसान ने उसका फैक्ट्री तोड़ दिया, तो शाह सौजा को अब मजबूरन उसको फोर्टिफिकेशन राइट्स देने पड़ेगा। तो मेरे को तो यही लगता है कि इन्होंने ही पैसे खिला के भेजा होगा उस इंसान को कि हमारा जाओ शीशा तोड़ के आओ, तो जाओ तुमको 50 रुपए दे देंगे, शीशा तोड़ने के बदले में इनको फोर्टिफिकेशन राइट मिल जाएगा। ठीक है ना, नो वन नोज व्हाट हिस्ट्री इज, बट द फैक्ट इज दैट बिकॉज अ लोकल अटैक दे गॉट द फोर्टिफिकेशन राइट इन बंगाल। क्लियर है? अब बंगाल में भी फोर्ट्स बन रहे हैं। एनी डाउट सो फार? Okay, great. So now what happened? So as I was talking about Aurangzeb, तो ये औरंगजेब जो है लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल्स था। ही वाज द लास्ट पावरफुल रूलर। सो ही डाइड इन 1707। 1707 में औरंगजेब की मौत हो जाती है। ठीक है ना। अब हम लोग कौन से पीरियड में थे? 1600s में थे। वी वर इन 1600s व्हेन इट वाज रूल्ड बाय औरंगजेब। अब 1600 के एंड में आ जाओ। 1600 के एंड पीरियड में जो है ब्रिटिशर्स को बंगाल में फोर्टिफिकेशन राइट्स मिला था। द ईयर इज ऑलमोस्ट 1690s। ठीक है ना। तो अब 1690s के पूरे डिकेड में, मतलब 1690 से 1700 के बीच में, इस 10 साल में उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज बना दिए। अब इनका मेन नजर था कैलकाटा के मेन सिटी पे। अब तक वो लोग आउटस्कर्ट्स आउटस्कर्ट्स में बना रहे थे, अब उनकी नजर पड़ी कैलकाटा में। अब उनको कैलकाटा में अपना फैक्ट्री बनाना था। तो इसके लिए परमिशन जो है शाह सौजा नहीं दे सकता, बिकॉज दिस अ वेरी मेजर सिटी। यहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए जो है परमिशन ये तो मुगल एम्परर ही देंगे। तो ये लोग जाते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, और औरंगजेब के कोर्ट में ये लोग 1696 में, ईयर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, 1696 में फोर्ट विलियम बनाने का परमिशन लेकर आते हैं। फोर्ट विलियम, ये जो फोर्ट विलियम है ये आज भी एग्जिस्ट करता है। ये इंडियन आर्मी का ईस्टर्न कमांड है। कोलकाता में ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है ये। जैसे पुणे में सदर्न कमांड है, वैसे ही कोलकाता में ईस्टर्न कमांड है। तो जो ईस्टर्न कमांड है वो फोर्ट विलियम में है। तो फोर्ट विलियम अंग्रेजों ने कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये जो फोर्ट है, ये फोर्ट बनाने के लिए जो परमिशन है, ये औरंगजेब ने मरने से पहले 1696 में दी थी। तो 1696 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, 1696 से इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है और इसका कंस्ट्रक्शन खत्म होता है 1702 में। तो इन द ईयर 1702 द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम्स वाज कंप्लीटेड। सो ये जो कंस्ट्रक्शन ये किसने किया, ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। ऑल दिस आर वेरियस क्वेश्चन कि हु गेव देम द परमिशन टू कंस्ट्रक्ट फोर्ट विलियम। नीचे ऑप्शन होगा शाह सौजा, ठीक है ना, उसके बाद ये अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, ऐसे। सो आंसर फॉर फोर्ट विलियम विल बी औरंगजेब। ठीक है ना। फिर क्वेश्चन आएगा कि ये कंस्ट्रक्ट किया किसने, अंडर हुम वाज द कंस्ट्रक्शन टेकन प्लेस। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये किया था सर जॉन गोल्ड्सबोरो ने। ठीक है, सर जॉन गोल्ड्सबोरो ने जो है ये फोर्ट विलियम का कंस्ट्रक्शन करके दिया था। ही वाज द मेन चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द फोर्ट विलियम्स। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फोर्ट विलियम्स का कंस्ट्रक्शन किसके अंडर में हुआ है, तो गोल्ड्सबोरो नाम याद रखना। ठीक है ना। सो फार सो गुड। सो नाउ दे आर मन की मुराद, दे आर बचपन का सपना वाज कंप्लीटेड कि उनको कैलकाटा के अंदर जो है बड़ा फोर्ट बनाना था। तो 1702 में इनका जो सपना है वो पूरा हो गया। इन लोगों ने जो फोर्ट विलियम कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है ना। हाउएवर 1702 में भी फोर्ट विलियम का ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाया, मतलब फैक्ट्री बनाया ना उन्होंने, फोर्ट के अंदर क्या है, फैक्ट्री है। तो ये जो फैक्ट्री बनाया है, ये फैक्ट्री के अंदर अभी काम चालू नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? बिकॉज दे वांटेड मोर स्टाफिंग ओवर देयर, और भी ज्यादा लोगों की जरूरत थी उस फैक्ट्री में काम करने के लिए, और इन लोगों को रखने के लिए जगह चाहिए होगा ना, क्वार्टर्स चाहिए होंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट, मान लो कि ये कैलकाटा है, मान लो ये फोर्ट विलियम है, और मान लो उसके अंदर ये फैक्ट्री है, ठीक है ना। सो इनसाइड द फोर्ट विलियम देयर वाज नो प्लेस फॉर कीपिंग मोर स्टाफ, so they wanted to acquire more land in and around Calcutta. कैलकाटा में इनको और लैंड चाहिए था। अब ये जो और लैंड चाहिए था, इसकी परमिशन अब किससे लेनी पड़ेगी? 1707 में औरंगजेब मर गया, तो औरंगजेब के बाद जो लोग आए, द अदर रूलर्स हु केम आफ्टर औरंगजेब, उन लोगों से लेनी पड़ेगी। तो 1707 में औरंगजेब डाइड, एंड आफ्टर दैट द लेटर मुगल्स केम। तो ये है लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स कौन कौन है? बहादुर शाह, जलंधर शाह, फारूक सियार, ये सारे लोग। तो ये जो फारूक सियार है ये इंपॉर्टेंट है। फारूक सियार इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। They wanted more land around Fort William so that they can keep their staff, they can construct buildings, they can make quarters over there. ठीक है ना। तो in 1707 औरंगजेब died, and after that the later Mughals were not very powerful. ये जो बहादुर शाह, जलंधर शाह, फारूक सियार, ये कोई भी पावरफुल नहीं है, ठीक है ना। इनको मनाना बहुत आसान था और इनके हाथ में कोई पावर भी नहीं था। तो क्या हुआ 1715 में, ठीक है ना, 1715 में देखो, फारूक सियार का जो पीरियड है 1713 से 1719 है, तो 1715 में मतलब फारूक सियार था, ठीक है ना। तो 1715 में फारूक सियार के कोर्ट में जाते हैं ये अंग्रेज, और जाकर बोलते हैं कि हमको जो है और लैंड चाहिए। तो फारूक सियार ने बोला हाँ जाओ ले लो ना, तुम्हारा है सब कुछ, ठीक है ना, सब कुछ तुम्हारे, ले लो, ठीक है। तो फारूक सियार वाज द मुगल एम्परर हु वाज वेरी वीक, ठीक है ना, ही हैड गिवन द परमिशन कि आप जाओ और कैलकाटा में जो है और लैंड एक्वायर करो। बट क्या है कि इन बंगाल, एज आई सेड, देयर वर मेनी लोकल गवर्नर्स, ठीक है ना। जो वहां के जो लोकल गवर्नर थे, उनमें से एक थे मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान ने कहा कि फारूक सियार नहीं मालूम मेरे को, ये जो जगह है ये मेरे अंडर में है, और यहाँ पे वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं तुम्हें परमिशन नहीं देता यहाँ पे और भी एरिया एक्वायर करने की। सो तुम्हें फारूक सियार ने दिया, जाओ उससे जगह लो, मैं तो नहीं दूंगा तुमको। सो क्या हुआ, अंग्रेज चिढ़ गए, बोले कि यार ये तो गलत बात है, वी हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एंड दिस लोकल गवर्नर इज नॉट लेटिंग अस, ठीक है ना। तो मुर्शिद कुली खान ने इनको दिया ही नहीं तो दिया ही नहीं, ठीक है ना। तो 1717 से 1727 के बीच में मुर्शिद कुली खान ने अंग्रेजों को रोक के रखा, ठीक है ना। दे डिड नॉट गेट एनी लैंड इन दिस होल एरिया, पूरे एरिया में कोई लैंड मिला ही नहीं उनको। मुर्शिद कुली खान ने इतने अच्छे से रोका उनको, ठीक है ना। और मुर्शिद कुली खान ने बोला कि मैं फारूक सियार को नहीं मानता, ये जो जगह है ये मेरी है, मैं इधर का गवर्नर हूँ, मैं इधर का जयकांत शिकरे हूँ, और यहाँ पे जो मैं चाहूंगा वही होगा। और उसने अपने आप को जो है नवाब डिक्लेयर कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट आता है नवाब ऑफ बंगाल का। तो आपने सुना होगा ना नवाब, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे नवाब थे, तो ये जो नवाब का कंसेप्ट है बंगाल में स्टार्ट होता है। पहले नवाब ऑफ बंगाल जो है मुर्शिद कुली खान बनते हैं, मुर्शिद कुली खान, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान जो है, इन्होंने अंग्रेजों को रोक के रखा, बोला कि मैं तुम्हें लैंड दूंगा ही नहीं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ठीक है ना। तो इससे 1727 आ गया। 1727 में मुर्शिद कुली खान की मौत हो जाती है। उसके बाद जो अगले नवाब बने वो बहुत वीक थे। तो वीक थे तो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने लीगली तो नहीं बट इनलीगली बहुत सारा एक्वायर कर लिया एरिया आसपास, ठीक है ना। जो फोर्ट था उसके आसपास का जो एरिया था वो इन नवाबों के अंडर में, मतलब वो रख नहीं पाए, दे डिड नॉट फाइट, दे अलाउड द ब्रिटिश टू टेक इट, लीगली नहीं इलीगली तो ले लिया, ठीक है ना। तो ये सारा सिलसिला कब से कब तक चला? 1727 से 1740 के बीच में। सो द नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट कि नवाब कौन था, जो भी थे वीक थे। फिर 1740 में शाइस्ता खान आते हैं। शाइस्ता खान बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है ना। शाइस्ता खान, आपने अगर ये क्या बोलते हैं मराठा हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो ये जो क्या बोलते हैं संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, इन टाइम में शाइस्ता खान के साथ बहुत लड़ाइयाँ हुई थी। तो शाइस्ता खान वॉज टोटली एंगेज्ड इन मराठा, ये जो है मराठियों के साथ लड़ते रहते थे, और वहां पे बंगाल खाली पड़ा हुआ था। तो जिसके कारण अंग्रेजों ने जितना मर्जी उतना जगह ले लिया विदाउट एनी परमिशन, ठीक है ना। सो नाउ दे हैड अ लॉट ऑफ लैंड इन एंड अराउंड कैलकाटा। तो कैलकाटा में इनके पास इलीगली बोलो लीगली बोलो बहुत सारा लैंड था,
शाइस्ता खान कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो पूरी तरह से ये मराठाओं के साथ उलझे हुए थे, जस्ट लाइक यू कैन से औरंगजेब। औरंगजेब के जैसे ही ये भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली उलझे हुए थे, ठीक है ना, कौन, शाइस्ता खान। तो ये जो है ये 1740 से 1756 तक रहे, ठीक है ना, फ्रॉम 1740 टू 1756। 1756 में क्या हुआ, 1756 में शाइस्ता खान मर गए। शाइस्ता खान के बाद एक बहुत ही यंग लीडर आते हैं जिनका नाम था सिराजुद्दौला। सिराज उद दौला। ये जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला 1756 में आए, बहुत ही यंग थे, 27-28 ईयर्स के। सो बिकॉज ऑफ दैट वो गर्म खून के थे एकदम। वो एकदम ब्रिटिश के कोर्ट में घुस जाते हैं और उनके कोर्ट में जाकर चेतावनी देते हैं, लुक मिस्टर, इफ यू कम एंड conquer our territory, we will make you go away from India. ठीक है, so if you want to stay in India, stay in our कायदा। ठीक है, सो बेसिकली सिराजुद्दौला जो है वो अंग्रेजों के पास जाते हैं। अंग्रेजों के पास जाकर 3 डिमांड करते हैं। पहला, ये जो तुमने इलीगली एक्वायर किया है सारा टेरिटरी वापस कर दो चुपचाप। दूसरा, तुमको ये जो ट्रेड कंसेशंस मिल रखा है ना, हर हर उसमें जाकर दस्तक दिखा देते हो, पास दिखा देते हो, वो सिस्टम बंद हो जाएगा। यू हैव टू पे टैक्सेस नॉर्मली जैसे दूसरे ट्रेडर्स करते हैं। तीसरा, यहाँ पे तुम कुछ भी काम करोगे तो मेरे से पीछे पूछे बिना नहीं करोगे, मैं यहाँ का जो है नवाब ऑफ बंगाल हूँ। ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने ये कोई भी बात नहीं मानी, वो जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करते रहे। उनको लगा कि यार ये बाकी तो ऐसे नवाब आते रहे जाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये भी क्या ही कर लेगा। तो सिराजुद्दौला ने दिखा दिया वो क्या कर लेगा। तो वो क्या करते हैं, वो 50,000 मैन लेकर फोर्ट विलियम के अंदर घुस जाते हैं। 50,000 मैन एंटर्स इनसाइड फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम में एक छोटा सा कमरा था 14/18 का। 14/18 समझ रहे हो, 1 रूम है, 1 BHK भी नहीं, जस्ट 1 सिंगल रूम। इसके अंदर सिराजुद्दौला ने 144 ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैद कर दिया और लाइट बंद कर दी। ठीक है ना, जस्ट लाइक योर मदर मस्ट बी डूइंग व्हेन यू आर यंग। ठीक है, बाथरूम में बंद करके लाइट बंद कर दी। तो वैसे ही इनको एक छोटे से रूम में 14/18 का एक छोटा सा 1 रूम का, ठीक है, उसके अंदर जो है 144 लोगों को भरकर लाइट वाइट सब बंद कर दिया, खाना वाना सब बंद। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सीज ऑफ कैलकाटा। इसको क्या कहते हैं, सीज ऑफ कैलकाटा कहते हैं। ठीक है ना। इस सीज ऑफ कैलकाटा में क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला ने सारे के सारे ये अंग्रेज के ऑफिसर 144 लोगों को कमरे में बंद करके, लाइट वाइट बंद करके, उनको खाना वाना कुछ नहीं दिया। और वहां पे जो है कोई खिड़की दरवाजा नहीं था, बिकॉज ऑफ विच वो गैस चेम्बर बनाया नहीं था बट अपने आप बन गया। इतने सारे लोगों से जो है हीट निकल रहा है। ठीक है ना, और बंगाल है ये, तो बंगाल ऑलरेडी गर्म है बिकॉज ऑफ कोस्टल एरिया। सो बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो है अंग्रेज है, एक तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं। इंग्लैंड में ऐसी इतनी गर्मी नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, और 144 में से केवल 23 लोग जिंदा बचे, बाकी सब लोग मर गए। तो सीज ऑफ कैलकाटा जो था, सिराजुद्दौला ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया था, अ वेरी वेरी बोल्ड स्टेप टेकन बाय सिराजुद्दौला। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक होल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, ब्लैक होल्स कॉन्स्पिरेसी ऑफ बंगाल या सीज ऑफ कैलकाटा। ठीक है ना, तो ये जो है सिराजुद्दौला ने इतने सारे लोगों को उधर मार दिया। समझ में आ रही है यहाँ तक कहानी। एनी डाउट सो फार। ओके, सो ये सब कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, फारूक सियार से। ये फारूक सियार ने इनको 1715 में परमिशन दिया ना। इट इज बिकॉज ऑफ फारूक सियार दे हैड गॉट ऑल दिस परमिशन, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ। सो देखो क्या होता है। So Farooq Siyar's Farman. So in 1715, the company secured 3 famous Farmans from the Mughal Emperor of India, Farooq Siyar. तो ये जो 3 फरमान थे, 3 चीजें मिली। इसमें क्या था, इनको 3 जगह पे ट्रेडिंग राइट्स मिल गए, बंगाल में, गुजरात में, हैदराबाद में। ये 3 जगह में उनको कोई टैक्स नहीं भरना, दे कैन ट्रेड फ्रीली। बंगाल में 3,000 रुपए दो, आपको फ्रीली ट्रेड करने मिलेगा। गुजरात में 10,000 रुपए दो, सूरत के लिए 10,000 रुपए दो, आपको फ्रीली ट्रेड करने मिलेगा। हैदराबाद में वो भी नहीं, हैदराबाद में पूरा ही फ्रीली ट्रेड कर रहे, ओनली दैट दे हैड टू पे सम टैक्स फॉर
वो जो फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज था मद्रास में, मद्रास के उस फोर्ट के लिए इनको रेंट पे करना है। तो साउथ इंडिया में सिर्फ मद्रास का रेंट, गुजरात में 10,000 रुपए दो और फ्रीली ट्रेड करो, और बंगाल में 3,000 रुपए दो और फ्रीली ट्रेड करो। तो ये जो 3 फरमान है इन तीनों जगह के लिए, ये फारूक सियार ने वो किया था, अप्रूव किया था। सो इन बंगाल द कंपनीज इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट वर exempted फ्रॉम ऑल द कस्टम ड्यूटीज। कोई भी चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे कोई पैसा नहीं लगेगा। द कंपनी वॉज परमिटेड टू इश्यू दस्तक, दस्तक मतलब पासेस, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड। दस्तक दिखाओ निकल जाओ। कंपनी वॉज अलाउड टू रेंट मोर लैंड अराउंड कैलकाटा, फोर्ट विलियम के चारों तरफ और भी लैंड मिल सकता है, ठीक है। ऑल दिस टू बी कवर्ड इन 3,000 रुपीज एज सेटल्ड अर्लियर। 3,000 रुपए दो और ये सारा काम तुम्हें मिल जाएगा। इन हैदराबाद द कंपनी रिटेन्ड इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। हैदराबाद मतलब वही गोलकोंडा वाला एरिया, वहां पे उनका जो प्रिविलेज था वो वैसे ही रहेगा, कोई टैक्स नहीं कुछ नहीं। दे जस्ट ओनली हैड टू पे रेंट फॉर मद्रास, वहां पे जो फोर्ट बनाया उन्होंने उसका। इन सूरत एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द टैक्सेस, ठीक है ना। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स। उन्होंने बोला यार हम लोग गुजरात में जाते उधर अलग करेंसी है, हम लोग गोलकोंडा जाते उधर अलग करेंसी है, तो क्या है कि हमें जो है हमारे खुद के करेंसीज छापने हैं। तो दे स्टार्टेड मिंटिंग देयर ओन कॉइन्स, जो कि पूरे के पूरे मुगल एम्पायर में फैल गया। तो जहां जहां पे मुगलों का राज है वहां वहां पे ब्रिटिश के कॉइन्स चल रहे थे। हरी बात समझ में। अब इतना कुछ होने के बाद ये जो कंपनी थी ये बहुत प्रॉफिट कमा रही थी इंडिया में। अब इनको इंडिया में प्रॉफिट कमाता हुआ देखकर जो बाकी कंपनीज हैं इंग्लैंड में उनको बहुत ज्यादा जलन होने लगी, क्योंकि इनको मोनोपोली दी थी ना कि इनके रहते कोई दूसरा कंपनी नहीं आ सकता। तो वो जो कंपनी वाले थे जो इंग्लैंड में बैठे बैठे इंडिया में देख रहे हैं, उनको दिख रहा है कि यार दे आर अर्निंग सो मच ऑफ प्रॉफिट और हमें रोक कर रखा हुआ है कि हम इंडिया नहीं जा सकते। सो इन्होंने बोला ये तो बहुत गलत बात है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने मिलके, मेनी बिजनेसमैन टुगेदर फॉर्म्ड अ यूनियन। ये सारे यूनियन बनाकर इंडिया आते हैं औरंगजेब के कोर्ट में, ठीक है ना। 1707 से पहले की बात है। तो औरंगजेब के कोर्ट में आकर बोलते हैं कि हमें जो है जस्ट लाइक दिस कंपनी वी ऑल्सो वांट टू ट्रेड इन इंडिया। औरंगजेब ने बोला ठीक है करो, टैक्स देते रहना बस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सो दे स्टार्टेड ट्रेडिंग इन इंडिया। बट इंडिया में ये जो पहले की कंपनी है, ठीक है ना, जो पहले से आ रखी है, ये लोगों ने इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया था कि ये जो नई कंपनी आई है ना, ये नई कंपनी चली नहीं रही थी, कोई खरीद ही नहीं रहा था उनसे कुछ भी। तो जिसके वजह से ये फेल हो गए और मुंह लटका के फिर से चले गए, ठीक है। वहां जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्होंने तमाशा किया, बोला कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। स्टार्टिंग में अगर तुम इन्हें मोनोपोली नहीं देते तो आज हम भी उतने प्रॉफिट कमा रहे होते जितने ये कमा रहे, लेकिन क्योंकि तुमने इनको मोनोपोली दे रखी इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं कमा पा रहे। तो हमें जो है हमें भी इनकी तरह प्रॉफिट कमाना है। तो क्वीन ने बोला रुको कुछ करते हैं, बंदोबस्त करते हैं। तो क्वीन ने क्या किया, ये जो पहले की कंपनी थी इनको बुलाया और ये जो नई कंपनी है इनको भी बुलाया। बोला कि एक काम करो तुम लोग ना सब मिलजुल कर एक हो जाओ। तो ये जो कंपनी थी जो प्रॉफिट कमा रही थी उन्होंने बोला ठीक है, हमारा बिजनेस ग्रो कर ही रहा था, हमें और लोगों की जरूरत थी, तो ये लोग आएंगे हमारे लिए अच्छा ही होगा। सो दोनों कंपनी एक साथ अमेलगेमेट हो जाते हैं। अमेलगेमेट मतलब मिक्स हो जाते हैं। सो व्हेन दिस टू कंपनी मिक्स टुगेदर, दैट टाइम इट फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले तक वरना ये तो अलग थे, ठीक है ना। इनका नाम क्या था, वो ट्रेडर्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियन जो भी था ना, वो इतना बड़ा नाम था। अब जो है दोनों पार्टीज जब मिल जाती है, द कंपनीज फ्रॉम इंग्लैंड एंड द कंपनी एग्जिस्टिंग इन इंडिया, जब दोनों पार्टी मिल जाती है, दैट इज द टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्चुअली फॉर्म्ड। समझ में आई बात। एनी डाउट्स। यश आयुष पूछो, क्या नहीं समझा। यस, आई विल लेट यू स्पीक। अपना माइक ऑन करो और बोलो। Sir, already the Queen had given monopoly to British India Company, right? हाँ Governor and Company of Merchants of London trading into East Indies. यस। So, how the other company came there? नहीं तो अभी तो इकट्ठा कर दिया ना। ओके अपना माइक बंद करो, इको हो रहा है। हाँ। सो बेसिकली क्या है कि ये जो कंपनी को मोनोपोली उन्होंने दी थी, अब देखो कंपनी का नाम बदल रहा है बट कंपनी वही है। तो मान लो कि अभी पार्स आरती है, कल को मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ, बट रहूंगा तो वही ना। आई एम द ओनली द पर्सन ऑफ दिस कंपनी। तो मेरे को तो ऑलरेडी पहले से मोनोपोली मिल रखा है।
अब मैं इस कंपनी में 5 लोगों को ले लूंगा, ठीक है ना, अगर मैं 5 और लोगों को इस कंपनी में ले लूंगा तो मेरी कंपनी थोड़ी चेंज हो जाएगी, कंपनी वही रहेगी, उसके ऊपर जो मोनोपोली थी वो भी वही रहेगी। जस्ट दैट आई हैव इंक्लूडेड अ फ्यू मोर पीपल। तो ये लोग जो इंडिया में आए थे, ये इंडिया में आकर इन लोगों ने परमिशन किससे लिया था? क्वीन से नहीं लिया था। इन्होंने परमिशन किससे लिया था? औरंगजेब से। औरंगजेब ने परमिशन दिया था और ट्रेड कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ? मुंह के बल गिरे। अब क्या है कि लीगली वो इंग्लैंड से परमिशन लेके नहीं आ सकते क्योंकि उनके ऊपर मोनोपोली था। सो बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने बोला कि तुमने मोनोपोली उनको दी इसीलिए हम बर्बाद हो गए। तो फिर क्वीन ने क्या किया, एक काम करो, तुम वही कंपनी के साथ जुड़ जाओ। तो ये जितने भी कंपनीज इंडिया में आकर वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो लोग ओरिजिनल कंपनी के साथ ही जुड़ गए और वो फिर बने ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों कंपनी मिक्स होने के बाद। ठीक है ना, तो मोनोपोली का मोनोपोली भी रह गया, कंपनी तो अब भी एक ही है जुड़ने के बाद, एंड दैट कंपनी इज हैविंग ऑल द मोनोपोली। समझ में आई बात? ओके, ठीक है। सो नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट कि इंग्लैंड किस तरीके से इंडिया में घुसा, हाउ इंग्लैंड केम टू इंडिया, ठीक है, एंड हाउ दे एस्टेब्लिश देमसेल्व्स इन इंडिया। ठीक है, अब हमें पढ़ना है दो के बारे में और, एक डेन्स है और दूसरे फ्रेंच है। तो डेन्स अभी खत्म करते हैं क्योंकि डेन्स में ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना, सो द डेन्स, द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना, ये लोग कहाँ है? ट्रैंकियाबार नाम की एक जगह है। ठीक है, ट्रैंकियाबार इज जस्ट ओवर तमिलनाडु। तमिलनाडु के जस्ट थोड़ा सा ऊपर ट्रैंकियाबार नाम की एक जगह है, और तमिलनाडु की उस जगह पे तंजनोर है। ठीक है, सो तमिलनाडु से जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जहाँ पे तंजनोर है वहां पे ट्रैंकियाबार नाम की एक जगह है। यहाँ पे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1616 में। ठीक है, अब ये लोग क्यों आए थे इंडिया में? मेन पर्पस इनका ट्रेड नहीं था, दे डिड नॉट कम फॉर ट्रेडिंग। सो जस्ट ऑन डे वन 2-3 people said that कि they wanted to do conversion over India. They wanted to make the Indians into turn into Christians, है ना? They wanted to spread their religion in India. ये वो लोग हैं, ठीक है, these are those people. ये डैनिश लोग जो है, इनका हिडन मोटिव था कि हम लोग इंडिया में जाकर कन्वर्जन करेंगे, अपना रिलीजन स्प्रेड करेंगे। ये डेन्स का वो था। ठीक है ना, बट कोई भी अपने कंट्री में ऐसा करने देगा क्या कि तुम हमारे कंट्री में और हमारे लोगों को कन्वर्ट करके चले जाओ? ऑब्वियसली नहीं मिलेगा ना परमिशन। सो व्हाट दे डिड, दे सेड कि वी केम फॉर ट्रेडिंग। तो अपने साथ वो लोग कुछ सामान बेचने के लिए लेकर भी है, बट उनको कभी भी ट्रेडिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उन्हें छोटे मोटे फैक्ट्रीज तो बनाए, जैसे उन्होंने ट्रैंकियाबार में ही अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, दे मेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ट्रैंकियाबार। ठीक है ना, तो डैनिश फर्स्ट फैक्ट्री किधर है? ट्रैंकियाबार में। कौन से ईयर में? 1616 में। So the Danes made their first factory at Trankebar in 1616. ठीक है ना, but however their main purpose was not trade. They were known for their missionary activities, Christian missionaries. ठीक है, more than their trade. तो उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इन लोगों ने क्या किया, 3-4 साल बाद, ठीक है, when they came to India in Trankebar, 3-4 साल बाद उन्होंने बंगाल में एक अच्छी लोकेशन ढूंढी, श्रीरामपुर नाम की, वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। तो थोड़ा बहुत जो वो ट्रेडिंग करते थे वो इन फैक्ट्री में सामान बनता था, कहाँ? श्रीरामपुर में। लेकिन ना तो इनका मिशनरी एक्टिविटी सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कौन थे? मुगल्स थे। मुगल्स जो है मुसलमान है, वो लोग कभी भी किसी भी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होने के लिए परमिशन ही नहीं देंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट उनका मिशनरी एक्टिविटी इंडिया में फेल हो। ठीक है ना, दूसरा उनका जो ट्रेड था वो तो नाम के वास्ते ट्रेड था, मेन ट्रेडिंग तो इंग्लैंड कर रहे थे और उनका बहुत अच्छा फैक्ट्री बन भी चुका था, बहुत अच्छा ट्रेड हो भी रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट इनका ना तो ट्रेड चला, ना तो इनका मिशनरी एक्टिविटी चला। सो फाइनली इन्होंने सब कुछ बेच दिया, इंडिया में उनका जो भी था फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी था, सब कुछ उन्होंने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बेचकर चले गए। सो बेसिकली इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं पड़ा। हमने देखा पोर्तुगीज के साथ लड़ाई हुई, डच के साथ लड़ाई हुई, डेन्स के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। डेन्स तो क्या कि प्यार मोहब्बत से खुद ही सब कुछ बेच कर चले गए। ठीक है ना, इस तरीके से जो फोर्थ वाला अपना क्या बोलते हैं यूरोपियन पावर है वो खत्म हो गया। तो पहले पोर्तुगीज गया, दूसरा डच गया, उसके बाद इंग्लैंड आए, वो तो गए नहीं, वो तो इंडिया में ही रहे, और फोर्थ ये डेन्स भी चला गया। नाउ व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज फ्रेंच। तो फ्रेंच थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम लोग कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे। तो टुमारो वी विल एंड दिस चैप्टर। टुमारो विल कम टू नो कि हाउ फाइनली ब्रिटिश एक्वायर्ड इंडियन टेरिटरी एंड स्टार्टेड रूलिंग ओवर अस। So tomorrow we will be studying French and then the rise to power of British Empire. How did they rise to power? ठीक है ना? So this is the syllabus left. Tomorrow this chapter will be over. Sunday will be a holiday. From Monday we will have maths class for 3 days. Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days maths. ठीक है ना?
चलो, थैंक यू वेरी मच।